हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम लोग आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रोबेबिलिटी नाइन्थ क्लास में भी आपको पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी एंड 12th में। और नाइन्थ क्लास में इसकी स्टार्टिंग है, जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो नाइन्थ क्लास में है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि नाइन्थ का जो पढ़ोगे वो 10th में यूज होगा, 10th का जो पढ़ोगे 11th में, 11th का जो पढ़ोगे वो 12th में यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको बहुत ही ध्यान से समझना है और मैं इसके सारे बेसिक्स आप लोगों को आज करवाऊंगा, ठीक। लास्ट चैप्टर है अपना, मेरे ख्याल से 15 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, तो 15 चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे आज हमने कहा कि आज शायद बारिश होगी, इसकी पॉसिबिलिटी है, या प्रोबेबिलिटी में रेन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज शायद बारिश होगी, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर मेरी क्लास में मान लीजिए कि एक बच्चा है, अमित नाम का एक बच्चा है, मैं कहता हूँ कि आज अगर अमित आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, अगर अमित आएगा या नहीं आएगा, फिर आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, तो यानी कि इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है कि अमित आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि और भी डेली लाइफ में मान ले कि कोई पेशेंट बीमार है, ठीक है, वो कुछ क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक। तो हम कहते हैं कई बार कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, बचेगा या डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये सब सारी जो ये सब जो कंडीशंस हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी, चांसेज, ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी की ये टर्म्स हैं, ठीक। कौन कौन से वर्ड्स हैं, आप जैसे हम लिखते हैं प्रोबेबली, पॉसिबली, चांसेस, ठीक है, ठीक। तो इन सभी वर्ड से एक हम मैथमेटिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है, कि इसको मेजर कैसे करें। जैसे मैथमेटिक्स में तो देखिए हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम उसके एक मेजरमेंट पे पहुंचते हैं कि हाँ इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करने का एक अपने पास मैथमेटिकल तरीका है और वो तरीका हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हो, इसको हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ठीक है, क्या उसकी संभावना है, उसको कैसे मेजर करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक। जैसे कि देखो आप लोग खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे, तो उसके जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया तो क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा, ठीक है। इसी में से एक नंबर को ही आएगा, ठीक है। या अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें पता है, ठीक। तो चांसेस क्या है, हेड के आने की या टेल के आने की। तो हेड के आने के चांसेस कितने हैं, टेल के आने के चांसेस कितने हैं, ये सब कुछ हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझाना चाहता हूं। सबसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक। तो कॉइन टॉस करने के बाद या तो हमें पता है हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये जो हमने कॉइन टॉस करने का काम किया है उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कॉइन टॉस किया तो टॉसिंग अ कॉइन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, या थ्रोइंग अ डाई इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आपने पास एक बैग है, बैग में
दो कलर के बॉल रखे हुए हैं, ब्लू रखा हुआ है और व्हाइट रखा हुआ है, ठीक। तो दो मान लीजिए कि ब्लू कलर के बॉल रखे हैं और व्हाइट 3 रखे हैं, तो यानी बैग में टोटल 5 बॉल्स हैं। अब 5 बॉल में से मुझे कोई एक बॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 5 में से किसी एक बॉल को सेलेक्ट करना है, तो या तो ब्लू आएगा या व्हाइट आएगा, ठीक है। तो ये जो हमने काम किया है सिलेक्शन ऑफ बॉल, दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इफ एन एक्सपेरिमेंट when performed, if an experiment when performed produces an outcome that can be assumed in advance is called random experiment, या हम इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कॉइन हमने टॉस किया, तो जब हमने कॉइन टॉस किया तो हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये हमें कंफर्म है कि दोनों में से एक ही कोई आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे ये बैग में से बॉल हम ड्रॉ कर रहे थे, ये भी हमें पता था कि बैग में से जब हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो या तो ब्लू बॉल निकालेंगे या व्हाइट निकालेंगे। या डाइस जब थ्रो करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें से ही कोई एक नंबर आएगा, तो वही लिखा हुआ है if an experiment when performed produces an outcome that can be assumed in advance, जिसका हमें पहले से पता हो कि इसमें से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद आता है आउटकम, या हम इसको इवेंट कहते हैं। तो आउटकम का मतलब जो अपने पास रिजल्ट आता है, जैसे आपने हेड या जैसे कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। तो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये अपना आउटकम कहलाएगा, ठीक। फिर आता है एक टर्म सैंपल स्पेस, ठीक। देखिए सैंपल स्पेस का मतलब हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक। जैसे कि हमने कॉइन टॉस किया है, ठीक है, जैसे कि टॉसिंग ऑफ कॉइन, ठीक। आपने जब कॉइन टॉस किया तो आपको क्या पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये अपना सैंपल स्पेस है। और देखिए सैंपल स्पेस को हम द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। सेट, ये 11th क्लास में इस टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेट क्या होता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों ऐसे होता है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको, ठीक है, और सैंपल स्पेस, ठीक। और देखिए थ्रोइंग ऑफ डाइस, देखो जब आप डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो डाइस को जब थ्रो करेंगे तो अपने पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा, या तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आएगा, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट में बताता हूं आप लोगों को करना है। आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट आपको करना है थ्रो अ डाइस एंड कॉइन टुगेदर। तो आपको डाइस और कॉइन दोनों एक साथ थ्रो करना है, ठीक है। तो डाइस और कॉइन जब एक साथ थ्रो, तो हमें डाइस भी थ्रो करना है और कॉइन भी टॉस करना है,
तो देखो ऐसा हो सकता है कि क्वाइन पे हेड आए और डाई पे 1, या हेड आए और डाइस पे 2, हेड आए और डाइस पे 3, H4, H5, H6, ये हो सकता है। ठीक, या और क्या चांस है? और चांस ये है कि भाई टेल आए और 1, टेल और 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, तो ये सब अपना क्या आ जाएगा, इसका सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे। तो देखिए ये होता है अगर किसी भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये निकालना है, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स होंगे और वो फेवरेबल आउटकम जितने होंगे, इसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की फाइंड करेंगे। अब देखिए फेवरेबल इवेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो दोज इवेंट्स which we require, ठीक है, वो इवेंट्स जिसकी हमें जरूरत है या जो हमारे फेवर में है उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल इवेंट। जैसे कि क्वेश्चन ये आता है, कोई पूछता है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। जब एक डाई को हम एक बार फेंकते हैं, डाइस को, ठीक है, डाइस सिंगुलर फॉर्म होता है, डाई प्लूरल फॉर्म होता है। तो जब हम डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो हमें इवन नंबर जो मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसका सैंपल स्पेस लिखिए। तो सैंपल स्पेस में डाइस थ्रो कर रहे हैं, ये आ गया रिजल्ट। ठीक, 1 2 3 4 5 6 6 है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, वो जो हमारे फेवर में है। फेवर में मतलब जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, हमें एक इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6, ये है, ये तो इवन नंबर है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए प्रोबेबिलिटी P कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 और 3, तीन ही तो है, 2 4 और 6, ये नंबर नहीं लिखना है, कितने हैं ये टोटल, इनको काउंट करो, तो ये 3 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, तो ये टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, अब इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 15.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। ठीक, देखिए किसी शहर में या गांव में, किसी कस्बे में की बात हो रही है, उसमें 1500 फैमिलीज जिनके 2 बच्चे थे उनको सेलेक्ट किया गया। ठीक, और नीचे एक टेबल है, डेटा तैयार किया गया है टैबुलर फॉर्म में। डेटा क्या तैयार किया गया कि
नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ फैमिलीज, 2 और 475, 1 और 814, 0 और ये दिया हुआ है 211। ठीक, compute the probability of family chosen at random having first 2 girls। तो देखिए टेबल में क्या दिया हुआ है कि जिन टोटल 1500 फैमिलीज थी, 1500 फैमिलीज वो वाली फैमिलीज थी जिनके 2 बच्चे थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स का ये डेटा दिया हुआ है जिनकी 2 लड़कियां थी, मतलब 2 बच्चे थे, दोनों लड़कियां थी, वैसे कितनी फैमिली थी 475। ठीक, वह 814 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास एक लड़की थी, ठीक, और एक भी लड़की नहीं थी, उस वैसी कितनी फैमिली थी 211 फैमिलीज थी। तो अब आगे कह रहा है कंप्यूट द probability of a family chosen at random having 2 girls। तो आपको वो probability फाइंड करनी है, वैसी फैमिली की probability फाइंड करनी है जिनके पास 2 लड़कियां थी। ठीक है, तो उसकी probability क्या होगी बताइए। देखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 2 लड़कियों वाली टोटल फैमिली कितनी है 475 फैमिलीज ही है। ठीक, और टोटल फैमिलीज कितनी थी 150। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 गर्ल, तो 1 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज थी 814 और नीचे 15 गर्ल। बाद में आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, इस फ्रैक्शन को छोटा कर सकते हो। ठीक, और थर्ड में क्या कह रहा है नो गर्ल, तो 211 अपॉन 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए नोट डाल के एक बात बता रहा हूं आपको, देखो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए ये कोई इवेंट है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी, 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो फेवरेबल आउटकम, जैसे कि हमने वो डाइस वाला क्वेश्चन किया था, इवेंट नंबर चाहिए था, तो 2 4 6 वो इवेंट नंबर थे और टोटल आउटकम थे 1 2 3 4 5 6। तो देखो जो फेवरेबल आउटकम है बच्चों वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ही निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसकी जो संख्या है, इसका जो नंबर है वो ऑलवेज इससे कम होगा। ठीक है, सिंस न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। हाँ, इसके बराबर भी हो सकता है। बराबर कैसे होगा, जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन कह दिया कि फाइंड द probability of getting a natural number on throwing a dice। ठीक है, तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो एक नेचुरल नंबर हमें मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नेचुरल नंबर तो सारे ही है 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 और अपॉन 6 यानी कि 1। तो देखो इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तो हमें क्या मिल गया 1 प्रोबेबिलिटी मिल गई। अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम होगा, तो जब न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से तो 1 से तो लेस क्वांटिटी आएगी। 0 कब हो सकता है, 0 जब कोई हमें फेवरेबल आउटकम मिले ही। जैसे कि इसी में अगर क्वेश्चन हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 8, तो 8 से डिविजिबल नंबर तो कोई होगा ही नहीं,
तो उसमें प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट तो 0 और नीचे 6, तो ये क्या आ जाएगा 0। यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से हमेशा छोटी होगी या 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, देखिए जब प्रोबेबिलिटी 0 आए, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 15.1 का ही। कह रहा है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights in flour in kg। देखिए 11 बैग्स थे आटे की, तो वैसे वो उसके ऊपर मार्क किया हुआ था कि 5 kg का, लेकिन जब उसका एक्चुअली वेट किया गया तो ये उनके वेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल जो 11 बैग्स थे उन सबका वेट जो है वो रेस्पेक्टिवली इस तरीके से था, वो लिखा गया। ठीक, और ये सब केजी में है। आगे क्या है, find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour। तो हमें ये बताना है कि जो हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट क्या है अपने पास, समझिएगा, चूजिंग a bag whose weight is more than 5 kg, जिसका वेट 5 kg से ज्यादा है, वो काम हमें करना है, वो एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए 5 kg से ज्यादा जो है उसका वेट कितना है, वैसे कितने बैग्स है, तो 1 2 3 5 kg से ज्यादा कह रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा, 5 kg है ये। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 बैग्स हैं जिसका वेट 5 kg से ज्यादा है, 5 kg के बराबर भी नहीं कह रहा है। ठीक है, 5 kg से ज्यादा चाहिए हमें, और टोटल बैग्स कितने थे 11, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी आ गई इस इवेंट की 7/11। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। और अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो वो बच्चा मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकता है। ठीक है, टिल देन ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।